जय हिंद। तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं भूटान के बारे में। भूटान कहाँ पे स्थित है, इसकी ज्योग्राफी क्या है, इसका इतिहास क्या है, सब कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है हमारा भारत देश। और भारत देश के पूर्वोत्तर राज्य जो है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है, यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास देखिए, ये है भूटान। ठीक है, भूटान यहाँ पे स्थित है। अब भूटान का जो ऑफिशियल नाम है, जैसे भारत का ऑफिशियल नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। चीन का है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसी तरीके से भूटान का जो ऑफिशियल नाम है ना, वो है किंगडम ऑफ भूटान। आप यहाँ पे देखेंगे किंगडम ऑफ भूटान। भूटान जो है सो साउथ एशिया में लोकेटेड है। जैसे कि एशिया बहुत बड़ा महादेश है, उसमें साउथ एशिया का जो क्षेत्र है, वहां पे भूटान स्थित है। साउथ एशिया में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब और भी कुछ देश आते हैं। ठीक है, तो भूटान जो है तो साउथ एशिया में लोकेटेड है। अब हम भूटान की सीमा के बारे में देखते हैं कि भूटान का सीमा किसके साथ लगता है। तो देखिए, भूटान दो देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। पहला है हमारा देश भारत और दूसरा है चीन। भारत के 4 राज्यों के साथ भूटान की सीमा लगती है। पहला है सिक्किम। सिक्किम की सीमा आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है ये सिक्किम के साथ भूटान की सीमा लगती है। दूसरा है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक भूटान की सीमा लगती है। तीसरा है आसाम। आसाम के साथ भी एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, यहाँ से यहाँ तक। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ भी बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है, यहाँ से यहाँ तक। तो भारत के साथ जो भूटान का बॉर्डर लगता है, वो भारत के 4 राज्यों के साथ भूटान बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और चीन के साथ जो भूटान की सीमा है, वो चीन का ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हो, यह है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन क्षेत्र जो है, उसके साथ भूटान का बॉर्डर लगता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तिब्बत आता है। तिब्बत का जो ये वाला पहाड़ी क्षेत्र है ना, इसे तिब्बत का चुंबी वैली कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भूटान का पूरी जनसंख्या क्या है। अगर भूटान की जनसंख्या की बात की जाए तो 7.5 लाख के आसपास भूटान की जनसंख्या है, लेकिन ये 2018 का आंकड़ा है, अभी हो सकता है इसमें कुछ इजाफा हो गया होगा। भूटान की जो जनसंख्या है अभी 7.5 लाख के ऊपर है। और भूटान की जनसंख्या का लगभग 75% लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म फेथ को फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म जो है ना, यहाँ का स्टेट रिलीजन है। ठीक है, और बुद्धिज्म के बाद लगभग 25% लोग में 22% लगभग हिंदुइज्म है। उसके बाद लगभग 2% यहाँ के इंडिजिनस फेथ है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी और 0.1 इस्लाम है। ठीक है, यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो धर्म है वो है बुद्धिज्म, सबसे बड़ा धर्म है। और उसके बाद हिंदुइज्म। अगर भूटान का कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ के भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की थिम्पू है, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है थिम्पू। थिम्पू में इस समय जो आप यहाँ पे रेड डॉट देख रहे हैं ना, यहाँ पे भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान का क्षेत्रफल टोटल है 38,394 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल है भूटान का। भूटान का झंडा आप अगर देखोगे तो ऐसा दिखता है, फ्लैग ऐसा है भूटान का। भूटान की जीडीपी जो है ना, तो लगभग 2.5 बिलियन से ज्यादा है, और ये नॉमिनल टर्म में है। भूटान की जीडीपी जो पीपीपी आती है, उसमें है ना 7 बिलियन से भी ज्यादा है। ठीक है, अब भूटान का करेंसी देख लेते हैं। भूटान का करेंसी है भूटानीज नगुल ट्रम। ये भूटानीज नगुल ट्रम है। भूटानीज नगुल ट्रम और भारत का जो करेंसी है, हमारा जो रुपया है, उसके बारे में एक ना बहुत ही फन फैक्ट आपको बताता हूँ। भारत और भूटान के बीच एक संधि है। ठीक है, जिसके तहत भूटान की करेंसी हमेशा भारत की करेंसी के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक भूटानी करेंसी है, तो एक भारत के 1 रुपया के बराबर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि 10 रुपया है भूटान का। हाँ, 10 रुपया है भूटान का, और ये भारत के 10 रुपये के बराबर है। ये भूटान की करेंसी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भूटान का इतिहास क्या है। दोस्तों, भूटान का इतिहास अगर हम देखें तो भूटान बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन, यहाँ पे बहुत पहले से लोग रहते हैं। लेकिन इस समय जो हम भूटान का इतिहास देख रहे हैं, वो किंगडम ऑफ भूटान का देख रहे हैं। ठीक है, किंगडम ऑफ भूटान का इतिहास इस समय हम देख रहे हैं। इसकी शुरुआत
इसकी शुरुआत 1885 से होती है। उगेन वांगचुक नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने 1885 में जो है सो पावर कंसोलिडेट करना शुरू किया, पावर कंसोलिडेट किया। उसके बाद इन्होंने क्लोजर टाइज बनाए किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, यानी कि अंग्रेजों के साथ इन्होंने दोस्ती की। उसके बाद क्या हुआ कि 1907 में उगेन वांगचुक को वहां का राजा बना दिया गया। कहाँ का? भूटान का। ठीक है, भूटान का राजा इन्हें 1907 ईस्वी में बना दिया गया। अब भूटान के जो राजा होते हैं, ठीक है, उन्हें ड्रुक ग्याल्पो या ड्रैगन किंग कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। भूटान के जो राजा है ना, उन्हें ड्रुक ग्याल्पो या ड्रैगन किंग कहा जाता है। ठीक है, अब 1907 में उगेन वांगचुक यानी कि ये व्यक्ति जिनकी आप फोटो इसमें देख रहे हैं, ये राजा बनते हैं। उसके बाद 1910 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि साइन किया, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पुनाखा। ये याद रखिएगा कि 1910 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ पुनाखा साइन किया गया था। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, यानी ब्रिटिश इंडिया के साथ और भूटान के साथ। भूटान, ये जो पुनाखा है ना, पुनाखा ये भूटान में एक जगह है। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या लिखा गया था? इसमें लिखा गया था कि भूटान का जो इंटरनल अफेयर्स यानी कि अंदरूनी मामला, उसमें ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसके बदले भूटान जो है अपने एक्सटर्नल अफेयर्स में अंग्रेजों यानी ब्रिटिशर्स का एडवाइस लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1926 तक ये उगेन वांगचुक रहे थे। 1926 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके जो बेटे हैं जिग्मी वांगचुक, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो माफी चाहता हूँ, लेकिन जिग्मी वांगचुक ये राजा बनते हैं 1926 में। अब जिग्मी वांगचुक राजा बनते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारा देश आजाद होता है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भूटान को रिकॉग्नाइज किया इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे। उसके बाद 1949 में क्या होता है ना कि अब तो अंग्रेज चले गए थे, तो भारत और भूटान के बीच एक संधि साइन होती है जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। तो ये याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप किसके साथ हुआ था, तो ये भारत और भूटान के बीच समझौता था। ठीक है, इस संधि में क्या लिखा गया था? इस संधि में वही बात लिखी गई थी जो ट्रीटी ऑफ पुनाखा में लिखी गई थी। ठीक है, कि भूटान का जो इंटरनल अफेयर्स है, ठीक है, इंटरनल अफेयर, उसमें इंटरनल अंदरूनी मामले में भारत कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि भूटान जो है ना सो एक्सटर्नल अफेयर्स में भारत की फॉरेन पॉलिसी में भूटान अपनी फॉरेन पॉलिसी में भारत की गाइड लेगा, यानी कि भारत से पूछ करके विचार करके अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाएगा। उसके बाद क्या होता है 1952 में वहां नए राजा बनते हैं जिग्मी डोरजी वांगचुक। ठीक है, ये उनके बेटे थे, इससे पहले जो राजा थे उनके बेटे थे। ये जब राजा बनते हैं ना, तो इन्होंने इस समय जो आप भूटान देख रहे हो वो पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं है और पूरी तरीके से वहां राजतंत्र भी नहीं है। इसमें भूटान को ना पूरी तरीके से राजशाही भी नहीं कहा जाता, डेमोक्रेसी भी नहीं कहा जाता, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है भूटान। भूटान क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे गवर्नमेंट चुनी जाती है लोगों के द्वारा और वहां पे एक राजा भी होते हैं। तो अब हम अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 1952 में ये व्यक्ति राजा बनते हैं जिग्मी डोरजी वांगचुक। अब ये जब राजा बने ना, तो भूटान में देखिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजों की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने सबसे पहले भूटान का जो नेशनल असेंबली है उसकी स्थापना की। उसके बाद भूटान की रॉयल आर्मी, एक जो इस समय भी भूटान की सुरक्षा करती है, रॉयल भूटानीज आर्मी की स्थापना की और रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि न्यायपालिका की स्थापना की। और उसके बाद इन्होंने जिग्मी डोरजी वांगचुक के टाइम पे ही भूटान यूनाइटेड नेशन का एक सदस्य बना। इससे पहले भूटान यूनाइटेड नेशन में मेंबर नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि ये जो थे जिग्मी डोरजी वांगचुक, इनके बाद इनके बेटे ये महाराजा बनते हैं। कब? 1972 में। अब जब ये राजा बने तब ये मात्र 16 साल के थे। ठीक है, इन्होंने भूटान को और जो है सो अच्छे से मॉडर्न तरीके से एजुकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डेवलपमेंट के कार्यों को आगे बढ़ाया।
इन्होंने भूटान को जो एक आइसोलेशन में था, पहाड़ी क्षेत्र था और दुनिया से कटा हुआ था, वहां पे विकास किया, इलेक्ट्रिसिटी, टूरिज्म को बढ़ावा दिया और भी बहुत सारे रूरल गांव देहातों को भी इन्होंने डेवलप किया। और इनकी जो ये जो हैं जिग्मी वांगचुक, इनके इनकी ना एक मतलब फिलोसफी थी जिसे लोगों ने बहुत ही सराहा था। वो फिलोसफी थी कि हमें ना अपने देश को जीएनपी में आगे ले जाना है, ठीक है, जीएनएच में आगे ले जाना है, ठीक है। अब जीडीपी सब लोग क्या कहते हैं कि हमें जीडीपी बढ़ाना है, हमारी इकोनॉमी बढ़ानी है, पर ये कहते हैं कि हमें जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बढ़ाना है। ये बहुत ही अच्छी फिलोसफी थी जिन्होंने लोगों ने बहुत ही सराहा था इसको पूरी दुनिया में। अब उसके बाद क्या होता है ना कि बहुत सारे उसके बीच में बहुत सारे काम होते हैं। ये जब राजा बनते हैं तो इन्होंने बहुत ही तरीके से डेवलप किया, अच्छे तरीके से अपनी कंट्री को डेवलप किया। 1972 में राजा बने थे। उसके बाद भूटान की जो मोनार्की थी, उन्होंने सोचा कि हम अपने आप को ना कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि वहां पे एक संविधान भी होगा और वहां पे राजा भी होंगे। तो उन्होंने क्या किया ना कि 2006 में अपने बेटे जिग्मी केसर नामग्याल वांगचुक, इनका पूरा नाम है, इन्हें राजा बना दिया 2006 में। और 2008 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया भूटान में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो लोकतंत्र आ चुका था भूटान में। अभी भी पूरा लोकतंत्र नहीं था, लेकिन वहां पे सरकार जो है ना, गवर्नमेंट, ये जनता द्वारा चुना जाता था 1908 से अभी तक। अब अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया होगा इतिहास क्या है नहीं है, देखिए इसका ना उतना डेट याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस ईस्वी में कौन बने थे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक अच्छा सा ये टेबल है। सबसे पहले जो है सो ये राजा बनते हैं उगेन वांगचुक 1907 ईस्वी में। अब ये भूटान के ना पहले राजा थे, ठीक है। दूसरे बनते हैं जिग्मी, तीसरे बनते हैं जिग्मी डोरजी, चौथे बनते हैं ये राजा ना, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ये अपने बेटे को अपने राजा बना दिया था, ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये लिखा गया है। और जिग्मी केसर नामग्याल ये 5वें राजा है भूटान के, जो अभी भी राजा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भूटान का इतिहास देख लिया, जो इस समय भूटान है, और वहाँ का जो इतिहास है हमने देख लिया। अब हम देखते हैं भूटान का जो इस समय गवर्नमेंट बनती है वो कैसे बनती है, यानी कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं। भूटान की नेशनल असेंबली जो है उसे भूटान का लोअर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? भूटान का लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। लोअर हाउस ऑफ भूटान क्या है? नेशनल असेंबली। ये ऐसा दिखता है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। और भूटान का जो अपर हाउस है, ठीक है, अपर हाउस, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेशनल काउंसिल। अब भारत का जो अपर हाउस उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राज्यसभा, ठीक है। अब इस समय जो भूटान के किंग है वो ये है राजा जो है, इनका पूरा नाम ये है जिग्मी केसर नामग्याल वांगचुक। इन्हें हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है भूटान का। और भूटान का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो ये है लोटे श्रिंग नाम के व्यक्ति है। ये भूटान के प्रधानमंत्री है। कब से? 2018 से अब तक है भूटान के प्रधानमंत्री। अब हमने भूटान का देख लिया। अब हम फाइनली देखते हैं कि भारत भूटान के संबंध कैसे हैं। देखिए, भारत और भूटान के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है भूटान के साथ हमारा, ठीक है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं उस समय के जो महाराजा थे भूटान के, और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये भूटान गए थे। उस समय हमारी दोस्ती अच्छी थी। देखिए आप यहाँ पे लोग जो है सो हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और ये महाराजा भी खड़े हैं। और अभी ये जो महाराजा है, इस समय महाराजा है ये अपने राजकुमार, ये छोटे से उनके राजकुमार हैं, इनके साथ ही आए हुए थे दिल्ली में आए हुए थे। तो हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, इन्होंने इन्हें यानी कि राजकुमार को एक फुटबॉल दिया था गिफ्ट में और एक चेस दिया था गिफ्ट में। तो ये बताता है कि हमारे भारत और भूटान के साथ संबंध कितने अच्छे हैं। भारत और भूटान के बीच बहुत ही अच्छे संबंध है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत भूटान में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है
और इतना ही नहीं, मिलिट्री जो है ना, भारत और भूटान की जो आर्मी है, इनके बीच इतने अच्छे संबंध है कि ये दोनों मिल करके पूरे रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया भूटान के इतिहास सब कुछ। तो ये था हमारा भूटान के बारे में लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ये कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक सीरीज है, इसका ये पहला लेक्चर है। तो थैंक यू।